कल रात की थकान को दूर करके आशना अब एक सेलिब्रिटी पार्टी में शिरकत कर चुकी थी। पूरा विला ज्यादातर महिलाओं से सराबोर था। कुछ बिकनी पहने पूल में थी तो कुछ हाथ में ड्रिंक्स लिए पार्टी में चल रहे जोरों से डीजे का मजा लूट रही थी। और उन सभी से दूर एक कोने में कुछ महिलाओं का समूह दिखावा और चुगलियों की राग दरबारी लाप रहा था। मेरी दोस्त ने क्या कुछ नहीं किया उस अमीर आदमी से शादी करने के लिए। हालांकि उस अमीर आदमी ने शादी कर ली, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रखता है। वो तो मेरी दोस्त से बहुत नफरत करता है और उसे देखना तक पसंद नहीं करता है। एक दिन तो मैंने देखा कि मेरी दोस्त 3 घंटे तक तपती धूप और गर्मी में सड़क पर अपने पति का इंतजार कर रही थी, और फिर जब वो आया तब वो कार में बैठकर उसके साथ कहीं चली गई। माधुरी के चेहरे पर नकली दुख और संतावना की भावना झलक रही थी। जैसे ही माधुरी ने अपनी बात खत्म की तभी एक महिला ने अपने हाथ को मुंह पर रखते हुए कहा, ओहो बेचारी। अगर आशना वहां पहले से मौजूद नहीं होती तो शायद आशना नहीं समझ पाती कि माधुरी क्या कह रही थी, लेकिन चूंकि आशना वहां मौजूद थी और वही इस बात का मुद्दा भी थी, इसलिए वो स्पष्ट रूप से जानती थी कि माधुरी किसके बारे में बात कर रही है। और तो और आशना जानती थी कि इस बात के पीछे माधुरी का मकसद उसके गुस्से को भड़काना है, जिससे आशना भरी पार्टी में सबके सामने उससे उलझे और इस बात पर अपनी राय दे, जिससे सभी को लगे कि यही वो दोस्त है जिसके बारे में माधुरी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी। आशना ने सोफे पर आराम से बैठते हुए और ड्रिंक का मजा लेते हुए चौदहवीं के चांद की तरह मुस्कुराने लगी, जैसे मानो वो इस कहानी में शामिल ही ना हो। माधुरी ने जब आशना के चेहरे पर मुस्कान देखी तो आग में और घी डालते हुए बोली, वो दिन बहुत गर्मी थी। वो 3 घंटे भाई 3 घंटे धूप में खड़ी रही। ओ माय गॉड, वो औरत इतने लंबे समय तक कैसे इंतजार कर सकती है? एक महिला ने तुरंत अपनी राय सामने रखी। हाँ, अगर उसकी जगह मैं होती ना तो मैं तो गुस्से से पागल हो जाती। अगर कोई आदमी आपकी इज्जत ना करे, आपको अच्छे से ना रखे, तो जीवन में उसके होने का मतलब ही क्या है? दूसरी महिला ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा। लेकिन माधुरी ने कहा कि उसने उस अमीर आदमी से शादी करने के लिए बहुत पापड़ बेले। तीसरी महिला ने बात को पूरी तरह घुमाते हुए अपनी बात रखी। हाँ, मैं तो यही कहूंगी कि वो इसी के लायक है। चौथी महिला ने भी अपने रंग बिखेरे। हाँ, अरे सही तो हो रहा है उसके साथ। पैसा देखकर ही तो पीछे पड़ी होगी शादी के लिए, तो ऐसी औरतों के लिए धूप में खड़े रहना कौन सी बड़ी बात है? मुंह बनाते हुए पांचवी महिला ने ये बोलते हुए माधुरी की तरफ देखा और दोनों ने एक दूसरे के साथ चतुर मुस्कान बांटी। वहां मौजूद सभी औरतों ने अपनी अपनी बात अपने तरीके से रखी, लेकिन जब एक महिला ने माधुरी की तरफ देखकर ये बोला, तुम्हारी दोस्त अकेले रहने के लायक है, तो माधुरी ने शालीनता के साथ आशना की तरफ देखा। आशना ने माधुरी को नहीं देखने का नाटक किया और अपनी ड्रिंक को पूरा मुंह में उड़ेल दिया। उसके बाद उसने एक बड़ी मुस्कान के साथ इस कहानी में अपना योगदान देते हुए कहा, भले ही वो औरत अकेले रहने की हकदार हो, लेकिन वो उसके साथ रह रही है। मैं तो एक ऐसी लड़की को जानती हूँ जिसने एक लड़के का 3 साल तक पीछा किया, लेकिन उसने उसे कोई भाव नहीं दिया। उससे कोई प्यार भी नहीं मिला। माधुरी और संजना दोनों की उम्र बराबर थी और चूंकि दोनों का रिश्ता बहनों का था, इसलिए दोनों ने साथ में ही अपनी स्कूलिंग पूरी की थी। वो दोनों शिमला के सबसे पॉश सोफिया स्कूल में पढ़ते थे। आशना ने भी अपनी पढ़ाई उसी स्कूल से खत्म की थी और प्रिया उसकी सबसे खास दोस्त थी, जिसके साथ वो अपना सुबह से शाम तक का वक्त बिताया करती थी। पूरे स्कूल को पता था कि माधुरी गौतम के पीछे हाथ धोकर पड़ी है और माधुरी को छेड़ने के लिए सभी उसे मातम के नाम से बुलाते थे। माधुरी का माँ और गौतम का तम हुआ न मातम। चूंकि प्रिया आशना की खास दोस्त थी और गौतम की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए आशना को माधुरी के सारे किस्से पता रहते थे। अगर माधुरी परोक्ष आरोप लगाकर आशना को शर्मिंदा कर रही थी तो आशना भी उसके साथ वैसा ही करने का फैसला कर लिया था। आशना ने चतुर मुस्कान देते हुए माधुरी की तरफ नजर दौड़ाई, जिसे अभी तक समझ में नहीं आया था कि आशना की कहानी का मुख्य पात्र वही है और वो उसी के बारे में बात कर रही है। माधुरी को देखकर तो ऐसा लगा जैसे वो मदमस्त बस परीक्षित द्वारा लाए जा रहे व्यंजनों का भरपूर स्वाद ले रही है। आशना ने पलक झपकाते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जब वो लड़की उस लड़के के पीछे पड़ी थी तो रोज सुबह उसके लिए नाश्ता लेकर आती थी, और वो लड़का
उसी के सामने उस नाश्ते को कचरे के डब्बे में फेंक देता था। इतनी बेइज्जती करने के बाद भी वो लड़की 3 सालों तक ऐसे ही उसके पीछे पड़ी रही। ये बोलते हुए आशना ने दोबारा माधुरी की तरफ देखा, जिसे आखिरकार एहसास हो गया था कि आशना उसी के बारे में बात कर रही थी। और ये सुनकर माधुरी के होठों से हंसी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। आशना ने एक बार फिर माधुरी को देखा और जिस तरह माधुरी ने अपनी बात रखते हुए आग में घी डाला था, उसी प्रकार आशना ने भी आग में घी डालते हुए कहा, अरे ये सब तो छोड़ो, एक दिन पार्टी में उस लड़के को लुभाने के लिए उस लड़की ने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे, लेकिन उसके बाद भी वो उसके हाथ नहीं लगा। और आशना ठहाके मार मार कर जोरों से हंसने लगी। एक बार को तो माधुरी को छोड़कर सभी के चेहरे पर हंसी आ गई थी, लेकिन इससे पहले कि सब हंस पाते, एक महिला ने आशना की बात सुनते ही कहा, छी, कितनी घटिया थी वो। और नहीं तो क्या, वो पहले वाली औरत तो जो भी कर रही थी अपनी पति के लिए कर रही थी, लेकिन ये उसके लिए तो जो उसका कुछ भी नहीं था। कितनी शर्म की बात है। दूसरी महिला ने भी अपना पक्ष रखते हुए अपना पाला बदल दिया था। सही में उसकी हिम्मत तो देखो, अपने कपड़े उतार दिए एक लड़के के लिए, इतनी घटिया हरकत। और देखते ही देखते सभी महिलाओं के मुंह से उस लड़की के लिए अलग अलग राय आने लगी। बात के खत्म होने तक जो मुस्कान माधुरी अपने होंठों पर लिए बैठी थी, वो पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। चूंकि आशना को अपमानित करते वक्त माधुरी हंसते हुए आशना को और प्रताड़ित कर रही थी, उसी प्रकार आशना ने भी माधुरी की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। और वो चाहती थी कि माधुरी की वो मुस्कान बरकरार रहे, लेकिन भला अपनी बेइज्जती पर कौन हंसता है। क्या आशना ने माधुरी को शर्मिंदा कर दिया था? खैर, ये लड़ाई कभी खत्म होने वालों में से नहीं थी और आशना को भी इसका भुगतान कभी न कभी तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी तो आशना का पलड़ा काफी भारी था। आशना को माधुरी और संजना की दुश्मनी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब उसे कोई धमकी देता या प्रताड़ित करता तो वो चुप बैठने वालों में से नहीं थी। वो अपनी लड़ाई खुद लड़ती थी। और यही सोचते हुए आशना ने अंगूर का गुच्छा उठाया जो अभी अभी नौकर ने टेबल पर रखा था और उसे माधुरी के हाथों में देते हुए कहा, अरे माधुरी, क्या तुम्हें अंगूर नहीं पसंद? ये लो, मेरी तरफ से। आशना सिर्फ माधुरी के चेहरे पर मुस्कान नहीं चाहती थी, वो तो उसके मुंह से शुक्रिया सुनते हुए मुस्कान को देखना चाहती थी। दूसरी तरफ माधुरी की हालत देखने लायक थी। जो गड्ढा वो संजना के लिए खोद रही थी, अब खुद उसी में जा गिरी थी। भले ही वहां मौजूद महिलाओं को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि संजना और माधुरी आरोप प्रत्यारोप का गंदा खेल खेल रहे हैं, लेकिन बेइज्जती तो बेइज्जती होती है और वो माधुरी की अंदर ही अंदर अपने मन में हो चुकी थी। माधुरी अंदर ही अंदर कुड़ रही थी। उसके दिल की धड़कनें काफी तेज थी और उसके साथ ही बदले का भाव उसके मन में तीव्र अंदाज से दौड़ रहा था। लेकिन इसके बावजूद अपने चेहरे पर एक नाटकीय मुस्कान लिए और काफी जद्दोजहद के बाद अपने चेहरे को बिगाड़ते हुए उसके मुंह से शुक्रिया निकला। ऐसा नहीं था कि आशना को इसका एहसास नहीं हुआ। जब माधुरी ने शुक्रिया कहा तो आशना का ध्यान उसकी आंखों में ही था। रौद्र काली आंखें जो काफी बड़ी हो गई थी और चेहरा इतना खूंखार हो गया था मानो जैसे अभी आशना के टुकड़े टुकड़े कर देगी। आशना ने नाटक किया कि उसे कुछ भी गलत नहीं लगा है और एक भीनी मुस्कान देते हुए माधुरी से कहा, यू आर वेलकम। आशना को एकदम शांत देखकर जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो, माधुरी का क्रोध और ज्यादा बढ़ गया था, जैसा कि आशना ने अनुमान लगाया था। माधुरी के कंधे क्रोध से कांप चुके थे। जब आशना स्कूल में थी तब से माधुरी को देखती आई थी और भली भांति जानती थी कि वो ऐसी इंसान है जो अपनी बेइज्जती कभी सहन नहीं कर सकती है और जब तक वो जीत नहीं जाती किसी को छोड़ती नहीं है। अगर आशना वहां और रुकती तो किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि माधुरी और क्या क्या परेशानियां खड़ी कर सकती है। और अगर आशना वहां से चली जाती है तो माधुरी का गुस्सा बाहर नहीं निकल पाएगा, जिससे वो और पागल हो जाएगी और उसे और ज्यादा बुरा लगेगा। यही सब सोचते हुए आशना ने अपनी ड्रिंक का ग्लास टेबल पर रखा और सभी से बोली, आप सभी मजे कीजिए, मैं कुछ पल अकेले प्राइवेट पूल में थोड़ा मजा करना चाहती हूँ। पार्टी एक बहुत ही शानदार विला में आयोजित की गई थी जो काफी बड़ा था। बाहर एक बड़ा विशालकाय पूल था जहां सभी लोग नाच गा रहे थे और पूल का आनंद उठा रहे थे। वहीं विला के टेरेस पर छोटे छोटे अलग अलग दर्जनों प्राइवेट पूल थे
जिसमें वाटर हीटर लगा था और वो सिर्फ और सिर्फ वीआईपी मेहमानों के लिए थे। चूंकि संजना फिल्म और टीवी जगत में नामचीन हस्ती थी, इसलिए जब वो वहां से उठी तो पार्टी आयोजक की टीम उसके पीछे पीछे घूमने लगी। आशना सभी लोगों से दूर सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाने लगी। आशना को शांत और अकेली जगह बहुत पसंद आती थी, और जब आशना ऊपर पहुंची तो शाम अपनी छटा बिखेर रही थी। सूरज का ताप फीका पड़ चुका था और आशना के लिए उसका पूल पूरी तरह अपनी बाहों में पानी समेटे इंतजार कर रहा था। पहाड़ों से ढकी इस जगह पर शहर की आवाजों का शोर ना के बराबर था। घनी हरियाली के बीच ये विला अलग ही अपनी खूबसूरती का प्रतीक था। आशना ने जल्दी से चेंज किया और हल्के कदमों से उस पूल में समा गई। पानी हल्का गर्म था जो उसके शरीर को आराम पहुंचा रहा था। नीचे का शोर अब आशना के कानों को जरा भी परेशान नहीं कर रहा था। आशना पानी की मछली की तरह लहराने लगी। अब उसके कानों में सिर्फ पानी की छप छप की आवाज सुनाई दे रही थी जब वो अपने हाथों से पानी में अपने शरीर को लहरा रही थी। कुछ ही देर में आशना के शरीर के तापमान ने पूल के पानी को अपना लिया और आशना बेफिक्र पानी में तैरने लगी थी। उस पानी में आशना को एक गर्म और शीतल एहसास का अनुभव हो रहा था, जिस वजह से आशना की आंखें भारी होने लगी थी। कल रात उस कुर्सी पर बैठे बैठे आशना ढंग से सो नहीं पाई थी और पूरी रात उसकी सनरूम में बैठे बैठे ही निकली थी। भले ही आशना ने सुबह नींद का अनुभव किया था, लेकिन वो इस अनुभव के सामने कुछ भी नहीं था। और थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करने के बाद आशना को नींद लग चुकी थी। पूल में आने से पहले आशना ने अपने फोन और अपना हैंडबैग को पूल के स्टाफ को दे दिया था। जब वो एक खुले आसमान में गर्म एहसास का अनुभव करते हुए सो ही गई थी, तभी पूल स्टाफ के एक कर्मचारी ने कहा, मैडम आपका कॉल आ रहा है। आशना ने आंख खोलते हुए अपने फोन पर नजर दौड़ाई जो कर्मचारी ने पकड़ रखा था। वो कॉल ड्राइवर का था जो मैनेजर गौरी गुप्ता ने आशना के लिए उपलब्ध करवाया था। आशना तुरंत पूल से बाहर आई और अपने हाथों को सुखाने लगी। हाथ पोंछने के बाद आशना ने कर्मचारी को शुक्रिया कहते हुए फोन उसके हाथ से लिया और अपनी उंगली को फोन की स्क्रीन पर घुमाते हुए कॉल उठाया। चूंकि विला शहर से थोड़ी दूर पहाड़ों के बीच था, इसलिए मोबाइल नेटवर्क सही से नहीं आ रहा था। आशना ने कॉल उठाते हुए कई बार हेलो हेलो कहा, लेकिन उसे ड्राइवर की आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही थी। जब आशना को ड्राइवर की हल्की आवाज आई तो आशना ने कहा, 1 मिनट रुकिए, और पूल से थोड़ी दूर चली गई। दूसरी तरफ माधुरी बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि आशना आज उसके मुंह पर लानत पोतकर खुद बच निकली थी। क्या होगा आगे? क्या माधुरी दोबारा कोई चाल चलेगी? अगर चाल चलेगी तो क्या कामयाब हो पाएगी? आखिर ड्राइवर ने आशना को कॉल क्यों किया था? सभी से पर्दा हटेगा अगले एपिसोड में। सुनते रहिए ये प्यार नहीं आसान। आशना अब झूठ बोलने में और चाले चलने में काफी होशियार हो गई थी। उसकी मजबूरियों ने और गर्वित की हरकतों ने झूठ बोलना और माधुरी की करतूतों ने उसे चाल चलना सिखा दिया था। आज माधुरी ने अपनी मुंह की खाई थी, लेकिन माधुरी चुप रहने वालों में से नहीं थी। वो दोबारा आएगी, फिर एक नई चाल लेकर, शायद इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक। क्या ऐसा हो सकता था? आशना पूल में नींद की मदहोशी में थी और तभी उसे ड्राइवर का कॉल आया जो मैनेजर गौरी गुप्ता ने आशना के लिए बुक किया था। शहर से दूर, जंगलों के बीच और पहाड़ों में समाये इस विला में नेटवर्क का सिग्नल नहीं था, लेकिन जब आशना को ड्राइवर की हल्की आवाज आई तो आशना ने कहा, 1 मिनट रुकिए, और पूल से थोड़ा दूर चली गई। दूसरी तरफ माधुरी बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि आशना आज उसके मुंह पर लानत पोतकर खुद बच निकली थी। माधुरी ने शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि संजना उसे पछाड़ देगी, लेकिन यही हकीकत थी और इस सदमे से माधुरी काफी गुस्सा और परेशान थी, जिसकी वजह से वो प्राइवेट पूल में परमानंद की प्राप्ति नहीं कर पा रही थी। बेचैनी और अपनी बेइज्जती के साए में लिपटी हुई माधुरी कुछ ही देर में शरीर पर तौलिया लपेटते हुए पूल से बाहर आ गई। पूल से बाहर आते ही माधुरी को हार्ड ड्रिंक की तलब लगी और वो पूल स्टाफ को ढूंढते हुए इधर उधर देखने लगी कि तभी उसने दूसरी तरफ संजना को
किसी से फोन पर बात करते हुए देखा। संजना को देखकर माधुरी थोड़ी सी हिचकिचाई, लेकिन फिर दबे पांव टेरिस पर लगे गुलाब के बड़े गमले के पीछे जाकर अपने कानों को बाहर निकालते हुए संजना की फोन पर चल रही बातों को सुनने की कोशिश करने लगी। क्या क्या बोल रहे हो? गाड़ी अचानक रास्ते में खराब हो गई और तुम नहीं आ पाओगे? ठीक है, मैं देख लूंगी। नहीं नहीं, रहने दो, तुम मेरे लिए टैक्सी बुक मत करो। हाँ, बहुत लोग आए हैं यहाँ अपनी अपनी कार लेकर। मैं किसी को भी बोल दूंगी, कोई ना कोई घर छोड़ देगा। ठीक है, चलो बाय। फोन रखने के बाद संजना कुछ देर वहीं खड़ी रही और उसके बाद अपना फोन लेकर टेरिस से नीचे की ओर चली गई। माधुरी ने संजना की बातों को बहुत ध्यान से सुना था और जब संजना उसकी नजरों से गायब हो गई तो वो गुलाब के बड़े गमले से बाहर निकल आई और जहां संजना खड़ी थी वहां जाकर खड़ी हो गई। रात का आलम छा चुका था। माधुरी ने अपने सर को ऊपर आसमान की तरफ उठाया और आसमान में छा रहे काले बादलों को देखा। कुछ देर पहले जो चांद अपनी चांदनी पर घमंड कर रहा था उसे इन काले बादलों ने रोक दिया था। माधुरी के चेहरे पर बारिश की हल्की छींटें पड़ने लगी कि तभी अचानक उसने आसमान में कड़कती बिजली को देखा, जिसकी एक पल की चमक ने माधुरी के दिमाग को चमका दिया था। और अचानक उसे याद आया कि आज सुबह से ही मौसम विभाग ने एक भयंकर आंधी से भरे तूफान के आज रात तक आने की चेतावनी जारी की थी। आज सुबह से ही सूरज और बादलों के बीच लुका छिपी का खेल चल रहा था, लेकिन आशना मौसम विभाग की चेतावनी से बिल्कुल अनजान थी। अगर उसे पता होता तो वो अपनी ही कार में आती। खैर, नीचे जाने के बाद आशना दोबारा नहाई और अपने चेहरे पर मेकअप का टचअप करने लगी और तब तक खिड़की के बाहर आसमान को काली घटाओं ने पूरी तरह अपने वश में कर लिया था और बिजली की तेज दहाड़े साफ साफ सुनी जा सकती थी। एक ही पल में आसमान ने चांद के साथ धोखा कर दिया था। चांद की चांदनी को हटाकर काले बादलों को अपने आशियाने में जगह दे बैठा था। आशना अब नीचे आ चुकी थी और सभी के मन में तूफान को लेकर खलबली मच गई थी। मौसम पूरी तरह करवट बदल चुका था और पार्टी में आए हुए कई मेहमान संजना को अलविदा कहकर निकल चुके थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर तूफान आ गया तो वो शहर नहीं पहुंच पाएंगे और यहीं अटक जाएंगे। एक महिला जिसके संजना के साथ काफी अच्छे रिश्ते थे, उसने निकलने से पहले आशना से पूछा, संजना, तुम घर कैसे जा रही हो? कोई आ रहा है तुम्हें लेने के लिए? इससे पहले कि आशना उन्हें बताती कि उसकी कार रास्ते में खराब हो गई है कि तभी माधुरी, जो पीछे परीक्षित से बातें कर रही थी, अचानक अपनी नाक घुसेड़ते हुए चिल्लाते हुए बोली, हाँ हाँ, आ रहे हैं इसे लेने। ये भी कोई पूछने की बात है? मैंने थोड़ी देर पहले ही सुना कि मेरी बहन जीजू से बातें कर रही थी और उन्हें लेने आने के लिए बुला रही थी। आखिर आशना ने कब गर्वित को कॉल किया और उसे लेने के लिए बुलाया? माधुरी के मुंह से निकली बातों को सुनकर आशना एकदम दंग रह गई और अपनी भुओं को ऊपर चढ़ाते हुए माधुरी को देखने लगी। इससे पहले कि आशना कुछ बोलती, माधुरी ने एक चतुर मुस्कान देते हुए अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, बहन संजना, क्या गर्वित जीजू तुम्हें लेने नहीं आ रहे हैं? तुमने तो बुलाया था उन्हें, तो भी नहीं आ रहे हैं क्या? आज जब मैं पार्टी के लिए घर से निकल रही थी तो मैंने मेरे भाई शरद के मुंह से सुना था कि आज गर्वित जीजू और उनके बाकी के दोस्त मैजेस्टिक क्लब हाउस में हॉर्स पोलो खेलने वाले थे। तो क्या उनके पास तुम्हें पिक करने का भी वक्त नहीं है? ये तो बहुत गलत बात है। मैं अभी गर्वित जीजू को कॉल करती हूँ। माधुरी के मुंह पर एक अजीब शिकायत दिखेगी और ये बोलते हुए उसने अपने हैंडबैग से फोन निकाला। माधुरी ने ये माहौल सिर्फ इसलिए बनाया था जिससे आशना किसी से भी लिफ्ट ना ले सके, क्योंकि अगर अब वो ऐसा करेगी तो उसकी इज्जत खाक हो जाएगी। कुछ भी हो, आशना को मानना पड़ेगा कि माधुरी की ये छोटी चाल ने खेल कर दिया था। आशना बहुत अच्छे से जानती थी कि माधुरी का मकसद क्या है, लेकिन आशना उसके मकसद को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो गर्वित को कॉल करके उसे पिक करने के लिए नहीं बोल सकती थी। आशना जानती थी कि अगर उसने गर्वित को कॉल किया और उसे शहर से दूर उसे पिक करने के लिए कहा तो उसके मुंह से कोई अमृतवाणी नहीं निकलने वाली थी। गर्वित बहुत गुस्सा होता और फोन पर चीखता और चिल्लाता, और अगर उसका चीखना चिल्लाना माधुरी ने सुन लिया तो यहाँ मौजूद सभी महिलाओं के सामने बेइज्जती होगी और अगले दिन ये खबर पूरे जोधपुर शहर में पूरी तरह फैल जाएगी।
आशना नहीं चाहती थी कि वो किसी भी तरह हंसी का पात्र बने, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो संजना को क्या मुंह दिखाएगी और उसे क्या स्पष्टीकरण देगी। ये सोचते हुए आशना एक बार फिर उदास हो गई और उदास नजरों से माधुरी की तरफ देखने लगी। अपने फोन में गेम खेलते हुए माधुरी भी अपनी शातिर नजरों से आशना को ही देख रही थी। जब दोनों की आंखें टकराई तो भले ही दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की हो, लेकिन आशना कह सकती थी कि माधुरी का चेहरा विश्वास से भरा हुआ था। और यही सच भी था कि माधुरी की आंखों में घमंड का मोती चमकने लगा था। माधुरी जानती थी कि गर्वित आशना से नफरत करता है और कुछ भी हो जाए वो उसे लेने नहीं आने वाला है। माधुरी ये भी जानती थी कि गर्वित को कॉल करने की हिम्मत आशना में नहीं थी। चाहे कुछ भी हो जाए, जीतने वाली तो माधुरी ही थी, तो उसे अपने ऊपर गर्व कैसे नहीं हो सकता था। आशना समझ चुकी थी कि माधुरी अपनी थोड़ी देर पहले की विफलता का बदला ले रही है और उसका मकसद उसे नीचा दिखाते हुए शहर से दूर इस विला में तूफान के बीच फंसा देना है। आशना ने अपने होंठों को दांतों में दबाते हुए सोचा और फिर इस तर्क पर आई कि क्या फर्क पड़ता है, अगर कोई लिफ्ट नहीं मिलेगी तो जब सब चले जाएंगे तो मैं ऑनलाइन टैक्सी बुला लूंगी और घर चली जाऊंगी। आशना ने हर परिस्थिति से निपटने की योजना बना ली थी और यही सोचते सोचते अपना सर हल्का ऊपर उठाते हुए उसने माधुरी को देखा। इससे पहले कि माधुरी गर्वित को कॉल मिलाती, आशना ने धीरे से कहा, गर्वित ने कभी नहीं कहा कि वो मुझे लेने नहीं आएंगे। वो तो निकल गए होंगे और शायद रास्ते में होंगे। शायद माधुरी का मकसद पूरा हो चुका था, उसे जो चाहिए था उसे मिल चुका था। आशना के मुंह से ये सुनते ही माधुरी ने अपने चेहरे पर हैरानी के भाव प्रकट करते हुए कहा, हो अच्छा। माधुरी ने अब अपने फोन को साइड में रखा और चेहरे पर एक झूठा मुखौटा पहनते हुए क्षमा का भाव उत्पन्न करते हुए कहा, मुझे माफ करना मेरी बहन संजना, शायद मैंने गलत समझ लिया था। मुझे लगा कि गर्वित जीजू तुम्हें पिक करने नहीं आएंगे, माफ करना बहन, सॉरी। आशना ने शालीनता के साथ माधुरी को एक मुस्कान भेंट की, लेकिन बोली कुछ नहीं। वो अमीर महिला जो संजना के बेहद करीब थी, जिसने आशना से पूछा था कि वो घर कैसे जा रही है, उसने हंसते हुए कहा, ठीक है संजना, अगर गर्वित तुम्हें लेने आ रहा है तो फिर मैं चलती हूँ। और ये कहते हुए वो महिला हाथ से बाई का इशारा करते हुए चली गई। ओके संजना, मैं भी चलती हूँ, एक महिला ने कहा। चलो संजना, टेक केयर, बाय, दूसरी महिला ने कहा। और देखते ही देखते तीसरी महिला भी बोल पड़ी, मैं भी निकल रही हूँ, तुमसे इतने दिनों बाद मिलकर अच्छा लगा संजू। और आशना के करीब आने लगी। संजना को उसके करीबी दोस्त प्यार से संजू बुलाते थे और ये नाम उन लोगों ने हम सब के चहेते बॉलीवुड के सुपरस्टार संजय दत्त उर्फ संजू बाबा के नाम पर दिया था। संजना के दोस्तों को लगता था कि संजना काम के मामले में एकदम संजू बाबा की तरह मनमस्त और बेफिक्री है और इसी वजह से उसे संजू बुलाया जाता था। आशना ने भी एक गहरी मुस्कान देते हुए उस तीसरी महिला को गले से लगाया और कहा, फिर मिलते हैं, बाय। देखते ही देखते सेलिब्रिटी पार्टी खत्म हो गई और सारे लोग कुछ ही पल में गायब हो गए। अब उस विला में सिर्फ 4 लोग ही मौजूद थे, आशना, माधुरी, माधुरी का बॉयफ्रेंड परीक्षित और अपराजिता, जो अपने पति के लेने आने का इंतजार कर रही थी। चूंकि अभी भी विला में आशना के अलावा 3 लोग मौजूद थे, इसीलिए आशना ने अभी तक ऑनलाइन टैक्सी बुक नहीं करी थी और वो चुपचाप सोफे पर बैठकर मैगजीन पढ़ रही थी। माधुरी और परीक्षित भी पास में ही सोफे पर बैठे थे और धीमे धीमे न जाने किस बारे में बात कर रहे थे, जिस वजह से हर थोड़ी देर में माधुरी हंस रही थी। करीब आधे घंटे बाद खिड़की के बाहर एक जोरदार बिजली की चमक को देखा गया, जिसने 1 सेकंड के लिए अपनी रोशनी बिखेर दी थी और कुछ पल बाद जब उस बिजली ने अपनी दहाड़ लगाई तो विला भी कांप उठा था। मौसम अब बद से बदतर हो चुका था। तेज हवाएं शुरू हो चुकी थी और धूल भरी आंधी उन हवाओं को और विकराल बना रही थी। तेज आंधी से पेड़ों के हिलने की आवाजें साफ सुनी जा सकती थी और आंधी इतनी तेज थी कि न जाने कितने ही पेड़ अपनी जड़ों को अलविदा कहते हुए उखड़ गए होंगे। जहां कुछ देर पहले बारिश के छींटे पड़ रहे थे, वहीं अब देखते ही देखते हवा के साथ मूसलाधार बारिश ने पकड़ बना ली थी। आशना ने मैगजीन से नजर हटाते हुए बाहर खिड़की पर नजर दौड़ाई, जहां पानी की बूंदों ने खिड़की को पूरा भिगो दिया था। तेज बारिश की आवाज
अब सभी के कानों में गूंजने लगी थी। और ये सुनते हुए और स्थिति को भांपते हुए आशना थोड़ी घबरा सी गई थी। एक तो पार्टी शहर से दूर, जंगलों के पास और पहाड़ी इलाके में हुई थी। ऊपर से इस तूफान की तेज आंधी वाली बारिश ने टैक्सी मिलने की मुश्किलें और भी बढ़ा दी थी। आशना ये सोच ही रही थी कि तभी अपराजिता का फोन बजा। उसने अपना हैंडबैग उठाया, सभी को बाय बोला और भागती हुई दरवाजा खोलते हुए विला से बाहर निकल गई। अपराजिता के जाने के कुछ ही पल बाद माधुरी और परीक्षित भी सोफे पर से उठे और कहा, बहन संजना, अब हमें भी निकलना चाहिए। माधुरी ने परीक्षित का हाथ अपने हाथ में जकड़ा हुआ था और ये कहते हुए वो दोनों कमरे से बाहर जाने लगे। जैसे ही माधुरी उस कमरे से निकलने वाली थी कि तभी उसने पीछे मुड़ते हुए आशना की तरफ एक चालाक और चतुर नजरों से हंसते हुए देखा और फिर कमरा बंद कर दिया। जो हंसी माधुरी ने आशना के सामने निकाली थी उसका मतलब आशना समझ चुकी थी। माधुरी ने इतनी देर विला में सिर्फ इसलिए इंतजार किया था ताकि तूफान और ज्यादा बढ़ जाए। माधुरी जानती थी कि इस आंधी और तूफान में आशना को कोई टैक्सी नहीं मिलने वाली थी। परिणाम स्वरूप माधुरी का मकसद अब और भी ज्यादा साफ और सटीक था कि आशना के घर जाने के सारे रास्ते बंद हो जाएं और वो पूरी रात अकेले इसी विला में गुजारे। दूसरी तरफ गर्वित मैजेस्टिक क्लब हाउस में ही मौजूद था, लेकिन उसने हॉर्स पोलो नहीं खेला था। वो तो बस बालकनी के पास अपने पैर फैलाए, जो उसकी आदत थी, सोफे पर बैठा था और अपनी नजरों से काले आसमान को घूर रहा था। सबसे दूर अकेले बस सिगरेट पीता जा रहा था। चूंकि आज शाम से ही शहर में रुक रुक कर बारिश हो रही थी, इसलिए हॉर्स पोलो का खेल रद्द कर दिया गया था और सभी लोग मस्त मौसम का मजा लेते हुए ताश के पत्तों से रम्मी खेल रहे थे। पत्तों को शफल करते हुए जब एक शख्स की नजर गर्वित पर पड़ी, जो शाम से ही बालकनी के पास सबसे अलग थलग एकदम चुप बैठा बस सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहा था, तो वो अपने जज्बात को रोक नहीं पाया और कहने लगा, गर्वित, क्या तुम हमारे साथ नहीं खेलना चाहते? क्या होगा आगे? गर्वित क्यों चुपचाप अकेले बालकनी में सिगरेट पीता जा रहा था? आखिर गर्वित को क्या हुआ है? और अब आशना का क्या होगा? अब आशना की मदद कौन करेगा? क्या आशना विला में अकेले पूरी रात इस माहौल में निकाल पाएगी या उसे कोई मदद मिलेगी? क्या आशना गर्वित को कॉल करेगी? क्या गर्वित आशना को लेने जाएगा? सब कुछ काले बादलों की तरह गहरा है और इन गहराइयों को मिटाने के लिए सुनते रहिए ये प्यार। बुरी तरह हार कर भी माधुरी की जीत हो चुकी थी। माधुरी ने चर्चित फिल्म बाजीगर का लोकप्रिय डायलॉग, हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, साबित कर दिया था। आशना बुरी तरह फंस चुकी थी। एक तरफ उसे तूफान से निपटना था और वहीं दूसरी तरफ संजना की इज्जत को बाहरी लोगों के सामने बरकरार भी रखना था। दूसरी तरफ गर्वित मैजेस्टिक क्लब हाउस में शांत अकेला बस सिगरेट पे सिगरेट फूंकता जा रहा था। गर्वित के एक दोस्त से रहा नहीं गया और उसने आखिरकार अपना मुंह खोलते हुए पूछा, गर्वित, क्या तुम हमारे साथ नहीं खेलना चाहते? जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले थे कि तभी सूरज ने टेबल के नीचे से अपने पैर से उस शख्स को लात मारी और एकदम धीमे से स्वर में कहा, अरे विपुल, पागल है क्या? देख नहीं रहा है शाम से सिगरेट पीता जा रहा है? जरूर उसका मूड बहुत ज्यादा खराब है। ये सुनते ही विपुल ने कहा, जिसने गर्वित को उनके साथ रम्मी खेलने के लिए पूछा था, बेचैन हो उठा और जिज्ञासा दिखाते हुए सूरज से बोला, अरे लेकिन गर्वित को हुआ क्या है? अरे आज ही तो इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है, तो भी खुश नहीं है? कुछ हुआ है क्या? साइन नहीं किए क्या? मुझे नहीं पता उसे क्या हुआ है। ये बोलते हुए सूरज ने पत्ते खेलते हुए अपनी चाल चली और फुसफुसाते हुए कहने लगा, सुबह से उसका मूड खराब है। तू नहीं था सुबह जब वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर रहा था, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो वहां कॉन्ट्रैक्ट के लिए या बिजनेस के लिए नहीं बल्कि लड़ाई करने के लिए आया हो। उसने कॉन्ट्रैक्ट को टेबल पर फेंक दिया था और पूरी प्रक्रिया के दौरान केवल कुछ ही शब्द कहे। अरे कौन से शब्द? कैसे शब्द? विपुल की बेचैनी अब बढ़ती जा रही थी। सूरज ने दोबारा अपनी चाल चलते हुए अपने हाथ को सर पर लगाया और बोला, 60% से 40%। मैं पूर्व का मालिक हूं, तुम बात वाले, मानते हो तो साइन करो। बहुत बढ़िया। उस तरह से भी उसने आखिरकार, इससे पहले कि विपुल अपनी बात खत्म करता कि तभी एकाएक आसमान से बिजली चमकती हुई बाहर निकली
और अचानक एक गहरी और बड़ी दहाड़ की ललकार ने पूरे वातावरण को शांत कर दिया। बारिश अब और तेज होने लगी थी। सभी लोग सहम गए थे, लेकिन एक गर्वित ही था जिसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं देखा गया था। वो अभी भी सोफे पर अपने पैर फैलाए सिगरेट पीते हुए बस बाहर झांक रहा था। रात के 8:30 बज चुके थे, लेकिन बारिश के रुकने का कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा था, बल्कि हर पल में बारिश और गहरी, उससे भी गहरी होती जा रही थी। बारिश इतनी तेज हो गई थी कि खिड़की पर बारिश की बूंदें किसी झरने की तरह बह रही थी। कुछ समय बाद विपुल को कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से वहां से जाना पड़ा। गर्वित का मूड देखते हुए विपुल ने गर्वित को अलविदा न कहने का निर्णय लिया और बस कमरे से निकल गया। अब कमरे में सिर्फ 4 लोग थे, जिसमें गर्वित अपनी ही दुनिया में था। चूंकि विपुल जा चुका था तो रम्मी 3 लोगों के साथ तो नहीं खेल सकते थे, इसलिए बाकी के 2 दोस्तों ने सूरज से गर्वित को मनाने की बात कही। तो सूरज ने पहल करते हुए पूछा, भाई गर्वित, क्या थोड़ी देर खेलना चाहता है? गर्वित ने सूरज की बात को सुना और कुछ आधे मिनट के बाद अपनी नजरों को काले घने आसमान से हटाते हुए सूरज के चेहरे पर घुमाई और फिर सिगरेट पीते हुए कुछ पल वैसे ही सोफे पर बैठा रहा। जब सिगरेट खत्म हुई तो उठा और टेबल की तरफ आया। गेम का एक दौर चला और उसके बाद सभी नीचे चले आए। आज मैजेस्टिक क्लब हाउस में सारे प्रीमियम मेंबर्स का डिनर था। वैसे तो समय 8 बजे का था, लेकिन तूफान को देखते हुए उसे 9 बजे कर दिया गया था। किसी को अंदाजा नहीं था कि इतनी बारिश और तूफान के बीच इतने लोग आ जाएंगे। हाँ, कम से कम अब तक 50 लोग आ चुके थे। अग्रवाल कंपनी के मालिक शैलेश अग्रवाल भी अपनी बीवी के साथ डिनर पर आए थे। गर्वित उनकी बीवी से कई बार मिल चुका था और शायद उसे नाम भी याद था, अपराजिता अग्रवाल। लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे से मिले तो गर्वित ने एक हल्की मुस्कान के साथ अपनी गर्दन हिलाई, लेकिन कोई बात नहीं की। जब शैलेश की बीबी अपराजिता ने गर्वित को देखा तो उसे बिजली के जैसा एक तेज झटका लगा और अपनी नजरों को इधर उधर बिखेरने लगी, मानो जैसे किसी को ढूंढ रही हो। कुछ देर अपनी नजरों को दाएं बाएं चलाने के बाद जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो असमंजस की स्थिति में पूछा, संजना कहाँ है? क्या वो नहीं आई? एकाएक इस सवाल से आखिर गर्वित को समझ नहीं आया कि संजना की बात अचानक कहां से आ गई, और वो नजरअंदाज करते हुए अपने मुंह में सिगरेट दबाए बाकी लोगों से मिलने लगा। संजना सुनकर सूरज भी चौंक गया था। कुछ देर बाद उसने गर्वित की ओर हाथों से इशारा किया, जैसे मानो वो भी गर्वित से यही पूछ रहा हो। संजना? हाँ संजना, अपराजिता ने दोबारा कहते हुए अपनी नजरों को दौड़ाया, लेकिन उसे संजना जब कहीं दिखाई नहीं दी तो बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा, क्या तुम संजना को घर छोड़कर आए हो? नहीं अपराजिता, क्या तुम्हारा मतलब संजना से ही है? गर्वित तो शाम से यहीं पर है, वो तो कहीं नहीं गया। अपराजिता के सवालों ने सूरज को परेशान कर दिया था। वो काफी कंफ्यूज्ड था। ओह, क्या गर्वित संजना को पिक करने नहीं गया? तो संजना घर कैसे आई होगी? अब अपराजिता परेशान हो गई थी और काफी बेचैन नजर आने लगी थी। इन सभी सवालों को सुनकर सूरज भी अब बहुत ज्यादा परेशान दिखने लगा और अपराजिता से पूछा, संजना घर क्यों नहीं जा सकती? आखिर हुआ क्या है? आज हम सब लेडीज सेलिब्रिटी पार्टी करने शहर से दूर पूर्व में जॉनसन विला गए थे। संजना भी वहां मौजूद थी। हमने खूब मजे किए, लेकिन इस तूफान की वजह से पार्टी जल्दी खत्म हुई और सब निकल रहे थे। संजना ने कहा था कि गर्वित उसे पिक करने के लिए आ रहा है। जब मैं वहां से निकली तब तक संजना वहीं विला में थी। अभी जब मैंने गर्वित को देखा तो मुझे लगा कि गर्वित संजना को लेकर यहाँ आ गया होगा, इसलिए मैं उसे ढूंढ रही थी। मुझे नहीं पता था कि गर्वित उसे लेने नहीं गया है। इतनी बारिश और तूफान में उसे क्या पता कोई टैक्सी मिली भी होगी या नहीं। मुझे नहीं पता कि वो वापस भी आई है या नहीं। अपराजिता ने एक ही सांस में पूरे दिन का बखान कर दिया। गर्वित उनसे ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए सूरज और अपराजिता की बातें उसके कान में आसानी से गई थी। लेकिन वो एकदम शांत खड़ा रहा और सिगरेट पीता रहा। उसके चेहरे पर ना तो कोई शिकन दिखी और ना ही कोई तनाव। ऐसा लगा मानो सूरज और अपराजिता जिसके बारे में बात कर रहे थे वो गर्वित के लिए कुछ भी नहीं थी। उसके ऐसे बर्ताव से ऐसा लगा मानो उसे संजना से कोई मतलब ही नहीं था। जब अपराजिता ने गर्वित का चेहरा देखा तो वो उसे कुछ बोलना चाहती थी। सूरज
जो गर्वित से थोड़ा दूर ही खड़ा था। उसने अपनी आंखों और हाव भाव से ना का इशारा किया और ये देखते ही अपराजिता ने अपना मुंह बंद कर दिया। अपराजिता कुछ देर ऐसी ही खड़ी रही, लेकिन उसे गर्वित की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। अपराजिता ने गर्वित की तरफ देखा और हल्की सी अपनी गर्दन हिलाते हुए कुछ सोचते हुए वहां से चली गई। अपराजिता ने फैसला किया कि वो दूसरों के मामले में अपनी टांग नहीं घुसाएगी। वो उनका पारिवारिक मामला है, सिर्फ उनका है। बारिश ने तो अब हद ही कर दी थी। अपना पूरा विकराल रूप आज उसने पूरे जोधपुर के सामने पेश किया था। हवाओं ने खिड़कियों को हिला के रख दिया था और लग रहा था कि आज जोधपुर पानी पानी हो जाएगा। मेहमानों का सिलसिला जारी था और सभी अपनी अपनी बातें में उलझे थे। सूरज ने हल्की सी नजर डालते हुए गर्वित को देखा। गर्वित चुपचाप अपने फोन में लगा हुआ था, शायद गेम खेल रहा था। सूरज यकीन के साथ नहीं कह सकता कि गर्वित अपने फोन में क्या कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई फिक्र या तनाव नहीं दिख रहा था। वे देखते हुए सूरज के होंठ हिले, मानो जैसे वो गर्वित से कुछ कहना चाहते हो, लेकिन बोलने से पहले ही उसके होंठ शांत हो गए। सभी लोग क्लब हाउस के बड़े वाले हॉल में थे और खाना शुरू हो चुका था। बाहर आसमान हर थोड़ी देर में बिजली गरजाते हुए अपनी शक्ति का एहसास करा रहा था। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी और स्थिति बिगड़ती जा रही थी। सूरज इस मामले की गंभीरता को सोचकर सकपका सा गया था। अपनी भौहों को ऊपर चढ़ाते हुए उसने गर्वित की ओर देखा, जो कुर्सी पर बैठकर एक हाथ में सिगरेट और दूसरे हाथ में लाइटर पकड़े उसके साथ खेल रहा था। सूरज ने अपना काबू खो दिया और एकदम धीमी आवाज में गर्वित से कहा, क्या तुम संजना को कॉल करके ये देखना चाहते हो कि क्या वो सही सलामत घर पहुंच गई है? ये सुनकर गर्वित ने अपनी बड़ी आंखों से सूरज को देखा और बिना कुछ बोले बस चुपचाप सिगरेट पीता रहा। एक खूबसूरत धुएं का छल्ला अपने मुंह से बाहर निकालते हुए गर्वित ने अपने जेब में हाथ डालकर अपना फोन निकाला और चेक किया, लेकिन आशना का कोई कॉल या मैसेज का नोटिफिकेशन नहीं था। जब डिनर लगभग खत्म ही हो गया था, तब गर्वित ने आशना के नंबर को अनब्लॉक किया, लेकिन उसके बाद भी आशना की तरफ से उसे कोई संदेश नहीं मिला था। अचानक आसमान से निकली एक तेज बिजली की रोशनी गर्वित की आंखों से गुजरी और गर्वित ने अपने फोन की ब्लॉक लिस्ट चेक की। उसने कई लोगों को ब्लॉक कर रखा था और सभी की तरफ से उसे मैसेज और कॉल्स दिख रहे थे, लेकिन जब अंत तक उसने अपनी लिस्ट को चेक किया तो उसे आशना की तरफ से कोई नया मैसेज नहीं दिखा, सिवाय एक पुराने मैसेज के जो 3 महीने पुराना था। दादाजी जयपुर से वापस आ गए हैं और उन्होंने हमें आज डिनर पर बुलाया है। कहने का तात्पर्य ये था कि भले ही आशना इस रात तूफान में क्यों न फंस गई हो, लेकिन वो गर्वित को कॉल करके मदद मांगने का नहीं सोचेगी। तभी अचानक गर्वित के मन को बीती बातों ने घेर लिया, जहां उसे याद आया कि कैसे आशना ने हाईवे पर कार रोककर अकेले खाना खाया था और उधर ही कार में सो गई थी, जैसे उसने कल पूरी रात सनरूम में ही बिताई। और सुबह आशना और नौकर की बातें और जाने क्या क्या गर्वित के दिमाग में दौड़ने लगा था। इन बातों से ये साफ होता है कि आशना ने उस रात कार में गिड़गिड़ाते हुए जो बोला था उसने उसका पालन किया है। और यही नहीं, वो गर्वित से दूर भी रही, लेकिन वो कब से इतनी आज्ञाकारी हो गई? गर्वित ने तो कई बार उसे दूर रहने की सलाह दी थी, लेकिन गर्वित ने उसे वास्तव में दूर जाते हुए कभी देखा ही नहीं था। तभी अचानक आज सुबह की बातों को सोचकर गर्वित की छाती दहल उठी। गर्वित ने सिगरेट का सबसे लंबा कश लिया, जिससे सिगरेट एक ही बार में खत्म हो गई थी, और अपने दांतों को पसीजते हुए जोर से चिल्लाया, नहीं। जैसे ही गर्वित के मुंह से यह शब्द निकला कि तभी अचानक एक जोरदार बिजली का दृश्य दिखाई दिया, जिसने आसमान को 2 भागों में बांट दिया था। जैसे हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं वैसा ही दृश्य था। एक रौद्र कड़कती हुई आवाज ने पूरे क्लब हाउस को हिला दिया था। मानो ऐसा लगा जैसे सारी बिजलियां आज ही गिर जाएगी। उस बिजली की आवाज ने सूरज को और बेचैन कर दिया था, क्योंकि संजना से उसके रिश्ते काफी अच्छे थे। वो हर थोड़ी देर में गर्वित की तरफ देख रहा था, लेकिन गर्वित आराम से कुर्सी पर बैठा अपना फोन हाथ में लिए कुछ कर रहा था और दूसरे हाथ से अपने मुंह से सिगरेट के कश भर रहा था। उसके बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आए थे, एकदम शांत सरल, बस सिगरेट पर सिगरेट पीता जा रहा था और हर थोड़ी थोड़ी देर में सिगरेट की राख को गिराता जा रहा था। डिनर पूरी तरह समाप्त हो चुका था, लेकिन लोगों के बातों का दौर अभी भी चालू था।
मौसम तो शायद आज थमने वाला नहीं था। जितना मौसम के बारे में वहां मौजूद सभी लोग सोच रहे थे, उतना ही मौसम बारिश और बिजली के करतब दिखा रहा था। सूरज ने अपना सर उठाते हुए खिड़की से बाहर आसमान की ओर देखकर गर्वित के पास गया और संकोच भरी धीमी आवाज में कहा, यार भले ही तू उसे पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो तो है तेरी बीवी ना। यार तू उसे ऐसे इस हाल में अकेले कैसे छोड़ सकता है। ये सुनते ही गर्वित की भौहें अचानक ऊपर की तरफ उठी। गर्वित ने तीखी नजरों से सूरज को देखा और फिर अपना फोन देखते हुए नोटिफिकेशन चेक किया, लेकिन अभी भी आशना का कोई मैसेज नहीं था। उसकी आंखों में कठोरता का स्पर्श था। गर्वित ने अपनी गर्दन हिलाते हुए सिगरेट को पूरा खींचा और अपनी मुंह से छल्ले निकालते हुए कहने लगा, अरे यहां किसी के पास दाविडोव सिगरेट है क्या? भाई गर्वित, एक बार कॉल कर ले यार प्लीज। अगर वो सही सलामत घर पहुंच गई है तो सब तनाव से मुक्त हो जाएंगे यार, लेकिन अगर वो नहीं पहुंची है और किसी मुसीबत में है तो उसके लिए मर जाना लोगों की मुश्किलों को दूर करने से बेहतर होगा। इससे पहले कि सूरज अपनी पूरी बात बोल पाता, गर्वित ने टोकते हुए अपने मुंह से ये कठोर शब्द निकाले, उसके लिए मर जाना लोगों की मुश्किलों को दूर करने से बेहतर होगा। गर्वित के मुंह से यह शब्द जोर से नहीं निकले थे, लेकिन उसकी आवाज में कठोरता और स्वार्थीपन साफ साफ झलक चुका था। गर्वित इतना आक्रामक लग रहा था कि वहां मौजूद सभी लोग उसकी बात सुनने को मजबूर हो गए थे। हॉल में मौजूद सभी को एक सदमा लगा और असमंजस की स्थिति में एक दूसरे को देखने लगे, मानो पूछना चाहते हो कि अचानक क्या हो गया। हॉल में एकाएक शांति छा गई और सभी की नजरें गर्वित और सूरज पर आकर अटक गई थी। क्या होगा अब? क्या गर्वित अपने अभिमान को हटाकर आशना को कॉल करेगा? क्या गर्वित आशना को लेने जाएगा? अगर गर्वित नहीं